Hello and welcome. Myself Dr. Mai from the Department of Community Medicine, Assistant Professor from Seventh Medical College, Indore. So today we'll be discussing about the National Program for Prevention of Control of Non-Communicable Diseases such as diabetes, heart disease, and stroke. So let's make ourselves prioritize कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. इन ब्रीफ थॉट्स हम देख लेते हैं हम किन किन चीज़ों को देखने वाले हैं. बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, दैट इज NPCDCS. ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्ट्रेटजीज देखेंगे, पैकेजेस ऑफ सर्विसेज देखेंगे जो कि अवेलेबल होगा डिफरेंट लेवल्स पे. ठीक है. इनिशिएटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट क्या हुआ है उनके बारे में जानेंगे रिगार्डिंग कैंसर के, एंड एक्टिविटीज एट वेरियस लेवल अंडर NPCDCS. ओके. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एनसीडीज का, जो आपने पहले भी देख रखा है, फेमिलियर होंगे इनसे. बहुत सारे पार्ट्स में आपने डिस्कस किया है, आपने देखा है अपने फैकल्टीज के द्वारा. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या हैं, जो कि कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपके सेल्फ विद इन डिराइव होते हैं और आप उनसे जूझते हैं, आप उनसे परेशान रहते हैं. सो बेसिकली पहला लाइन क्या लिखा है उन्होंने, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, cause permanent damage, disability known to occur, need rehabilitation, require special training of patient for rehabilitation, and dependency is a definite stage in a natural history. कहीं कहीं आपको आगे वाले पे डिपेंडेंट होना पड़ जाता है. So these are the points which you need to remember, the characteristics of NCDs. Now these are the graph जो कि एक हमने प्रोजेक्टेड डेथ देखा है 2015 से लेके 2030 के बीच का गैप है. ये बेसिकली हमारे पास 3 इनकम ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, एक लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप. अब ये लो, मिडिल इनकम और हाई इनकम में क्या अंतर दिखता है ये देख लेते हैं समय के साथ साथ. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो एन नंबर ऑफ डिजीज हैं आपके पास, HIV, TB, मलेरिया लो इनकम ग्रुप में ज़्यादा दिख रहा है, जो बाउंस बैक है. यहीं आपका हाई इनकम ग्रुप में बहुत ही मिनिमाइज हो गया है. ऐसा क्यों हुआ है वो हम फर्दर देखने वाले हैं. नाउ एनसीडीज का मेन खेल क्या है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आपके किसी भी कंट्री में, किसी भी देश के बारे में हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे हमें फोकस करना पड़ता है एनसीडीज को समझने के लिए. तो कहीं ना कहीं डिजीज लोड, डिजीज बर्डन आपके ओन कंट्री की ग्रोथ को हैम्पर करती है, क्योंकि एनसीडीज से वहाँ के पॉपुलेशन हैम्पर होती है एंड पॉपुलेशन से उनका ग्रोथ ऑब्वियसली बात है वो डिस्टर्ब होता है. The main burden regarding NCD in India accounts for more than half of the 53% of total death in India. अब इंडिया में 100% जो डेथ हो रहे हैं सारे कारणों में से अकेला 53% कारण है आपका NCD. ठीक है. मोर देन 40% ऑफ DALY, डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर, ओके, अमॉन्ग दिस NCD ग्रुप. जो 53% है उसमें से 40% तो डेली वाले मरीज हो गए आपके. ठीक है. जिसमें कि बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर टुगेदर अकाउंट करता है 40%. रूरल इंडिया में हम बात करेंगे तो एनसीडी रिलेटेड डेथ आर 32% अलोन. रूरल इंडिया में, गांव खेड़े में. अर्बन में आप तो जान ही रहे हैं एनसीडी का कहाँ रोल है. जब यहाँ 32% है तो फिर अर्बन में तो और ज़्यादा ही होगा. प्रोजेक्शन एस्टिमेट्स फ्रॉम WHO बाय 2030 में CVD, coronary ventricular disease, heart disease will emerge as a main cause of death in India. हार्ट की बीमारियों से लोग ज़्यादा मरने वाले हैं 2030 में, ऐसा प्रेडिक्शन है हमारे साइंटिस्टों के द्वारा. एंड एस्टिमेट दैट NCD विल रिड्यूस द GDP बाय 1 to 5% इन द कंट्री. मैंने पहले ही बताया था आपको फर्स्ट लाइन में, जहाँ बर्डन डिजीज का ज़्यादा रहता है वहाँ पे GDP धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है किसी भी देश का. नाउ हम बात करने वाले हैं साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड NCD कैसे इंटररिलेटेड है ये तीनों आपस में. Once you start talking about the poverty, the economic deprivation is seen, low education is होना ही होना है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट दिखता ही दिखता है, तभी तो वो पॉवर्टी में आएगा.
ये किसको इम्पैक्ट करता है? जाके आपके इकोनॉमिक पार्ट को। इकोनॉमिक पार्ट में जहाँ पे इम्पैक्शन होता है, इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, लॉस ऑफ जॉब हो जाता है, एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। जो आप प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो आपकी क्षमता थी, उससे आप कई गुना डाउन हो जाते हैं, डाउनग्रेड हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंड फाइनली आप कुछ फ्रूटफुल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आप अकाउंटेबिलिटी में कहाँ जाते हैं? एनसीडी के पास। एनसीडी में क्या होता है? एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब जब आपका दिल नहीं लग रहा, दिमाग नहीं लग रहा है, तो आपको क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी तो ओबेसिटी बढ़ेगा, जिसके कारण से आपको वेरियस डिजीज का सामना करना पड़ेगा आगे। ओके, दिस इज द हार्ड फैक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज एंड पाथवे फॉर एनसीडीज। बेसिकली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वहां तक हम पहुंचते कैसे हैं? जो डिजीज है आपके पास, वहां तक आप पहुंचते कैसे हैं? कुछ ना कुछ तो तरीका होगा आपको पहुंचने के लिए, कुछ ना कुछ तो लोग समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको आगे पीछे लोग हैम्पर कर रहे होंगे, जहां से आप टेम्परामेंट लूज करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स होता है, कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, इमीडिएट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एंड डिजीज आउटकम होता है। तो हम अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स में बेसिकली देख लेते हैं क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, पॉपुलेशन एजिंग होता है, एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो कि आपके लाइफस्टाइल को हैम्पर करते हैं। कॉमन रिस्क फैक्टर में हम बात करेंगे तो अनहेल्दी डाइट होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, टोबैको यूज, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, एयर पॉल्यूशन, एज एंड हेरिडिटरी। कुछ चीज़ें आपको वंशानुगत भी आती हैं, कुछ चीज़ें एज के साथ आती हैं, कुछ आपके साथ जो रह रहे हैं एयर पॉल्यूशन होते हैं उनके कारण होता है, एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर के बारे में, जहाँ पे आपका रेड ब्लड प्रेशर होता है, रेज ब्लड शुगर होता है, एबनॉर्मल लिपिड्स प्रोफाइल होते हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी एंड एबनॉर्मल लंग फंक्शन दिखने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप समझेंगे अभी धीरे धीरे। जहाँ जहाँ भी जो पार्ट्स आपने देखा है उनमें आपको बहुत इजीली आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। एंड लास्ट आता है डिजीज आउटकम, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सीवीडी जो हमने बात किया था, कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सारी चीज का सम अप रिजल्ट मिलता है। द मेन थिंग इज दैट ये जो आप पार्ट देख रहे हैं डिजीज आउटकम का, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है। इन तीनों को कंबाइन करेंगे आप तो आपको फाइनली द फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, वो है डिजीज आउटकम, जहाँ पे बेसिकली हमें ये दिखता है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर एंड द लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। नाउ हर चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट फैक्टर होता है, हर चीज़ का एक अलग अलग इम्पैक्ट जोन होता है, जहाँ से आपकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो हैम्पर होना चालू होती है। ओके, सो बेसिकली राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर रिस्क फैक्टर। हम इंडिविजुअली देख लेते हैं, उससे एसोसिएटेड फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर देख लेंगे, फिर डिजीज आउटकम देख लेंगे। तो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर में क्या होता है अपने पास? टोबैको आता है, टोबैको, अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइट, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोबैको कैसे आपके रिस्क फैक्टर, फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर को हैम्पर करती है। अब टोबैको आपने लेना चालू किया, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, जिसके कारण से आपको क्या दिखेगा? हार्ट डिजीज। अल्कोहल आपने लेना किया और आपको ब्लड प्रेशर भी है साथ में, तो आपको क्या रिजल्ट आउट करेगा? स्ट्रोक। फिजिकल इनएक्टिविटी आपकी बढ़ गई, इनएक्टिविटी बढ़ी है, एक्टिविटी नहीं बढ़ी है, प्लीज माइंड इट। इनएक्टिविटी मतलब आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे स्पाइक पे आएगा। एंड फाइनली क्या कराएगा आपको? डायबिटीज। डाइट पे आपने कंट्रोल नहीं रखा, बहुत अच्छा लग रहा है, यमी फूड लग रहा है, अरे ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी ग्रैब कर लो, वो भी ग्रैब कर लो, तो आपने क्या किया? कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कराया, जिससे कि आपको आगे जाके अब पार्ट ऑफ कैंसर में भी चेंज दिखने लग सकता है आपके बॉडी में। नाउ प्राइमरी प्रिवेंशन के साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन किया हमने, तो हमने टर्सरी को प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, हेल्थ प्रमोट किया, जिसके कारण से अर्ली डायग्नोसिस एंड केस मैनेजमेंट हो पाया, उससे केस मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन में मदद मिली। सो दिस थिंग इज दैट कि जो ऊपर की ये 3-4 पार्ट देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे हमें इनिशिएशन रिस्क फैक्टर दिख रहा है, फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर उसके साथ जब मिक्सअप हो जाता है तो हमें रिजल्ट इल्ड करता है। ठीक है, नाउ नेशनल रिस्पॉन्स टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम बात करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज थ्रू वर्टिकल प्रोग्राम। यहाँ ईयर वाइज बहुत सारे दिए। 1962 में क्या हुआ था कि नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, 1975 में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था,
उसी साल 1975 में कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस भी रिलीज हुआ था कि हम लोग काम करेंगे ब्लाइंडनेस को भी लेके। 1996 to 1997 में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 7th 5 ईयर प्लान में डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम को इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि डायबिटीज नहीं यहाँ करके भी एक हाई रिस्क फैक्टर है आपके लाइफ के लिए। ठीक है। 2008 में पायलट प्रोजेक्ट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज हुआ, जहाँ की CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक को 7 स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट ईच के अंदर देखना चालू कर दिया लोगों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फैक्टर इतना ज़्यादा था इनका कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बनने लगे आपके सामने। ना वही हम बात करते हैं 2008 से 2009 नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। 11th प्लान में हम बात करेंगे अपसेस टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ NCDs। नाउ हम देखते हैं 4 रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज कवर्ड अंडर 2 प्रोग्राम्स, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्रोग्राम्स जो है हमारे पास जो मेन बनता है जिससे कि हम ये प्रोग्राम बना पा रहे हैं। पहला क्या था, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जो कि रिलेटेड था कैंसर से, NCCP। दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जिसका नाम पड़ा NPCDS। तो इन दोनों को कोलैबोरेट करके हमने प्रोग्राम को बनाया NPCDCS। ओके, ये आप समझ गए होंगे आई गेस। ना अब ये NPCDCS किस चीज से फोकस करता है? बेसिकली आपकी हेल्थ प्रमोशन पे करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे करता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट पे करता है, इंटीग्रेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे करता है। उद्देश्य क्या है ये बनाने का? प्रिवेंट करना है किसको और कंट्रोल किसको? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को थ्रू बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वॉकिंग हो गया जो आपके डेली लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको विथ मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव रूप में देख रहे हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, प्रोवाइड अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एनसीडीज, बिल्डिंग कैपेसिटी एट वेरियस लेवल। हर जगह पे हमने कैपेसिटी बिल्डिंग किया, लोगों को लगाया ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सकें। काय के लिए? प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एनसीडीज। ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज विद पब्लिक हेल्थ सेटअप वाया डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ टू कवर इंक्रीज बर्डन ऑफ एनसीडी। भैया हमने हर जगह काउंसलर लगाए, डॉक्टर्स लगाए, हेल्थ स्टाफ लगाए, ताकि आप जाके दिखाएं और अपने आप स्ट्रेस रिड्यूस कर पाएं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा गवर्नमेंट के लिए, अभी भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ को हैम्पर करती है और आप भुगतते हैं तो देश भी भुगतता है। ठीक है। लास्ट एंड लीस्ट, एस्टेब्लिश एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी फॉर पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। अब रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर क्या होता है ये आपको कहीं ना कहीं पता लगा होगा, पहले ही पढ़ा होगा आपने। जस्ट मैं एक ग्लिम्स कर देता हूँ। रिहैबिलिटेशन होता है किसी चीज़ से अपन ने पिंड छुड़ाया, किसी बुरे काम से, या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आपकी बॉडी को तकलीफ पहुंच रही थी। अब उस चीज़ को, गैप को भरने के लिए आपने क्या किया? कुछ आपने एजुकेशनल वाला पार्ट, कुछ फ्रूटफुल थिंग करने लगे, तो उससे हम कहते हैं रिहैब कर लिया है। उस बुरी आदत से ये छुटकारा पाके नई चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है। एंड पैलिएटिव केयर मतलब क्या हो गया? पैलिएटिव केयर बेसिकली जो आपके जो साउंडिंग सिस्टम्स हैं, जो आपका थिंकिंग पावर है, जो आपके लोग हैं अगल बगल, यदि वो डिफॉर्म हो गए हैं, वो करप्टेड हैं, वो निगेटिव थॉट्स आपके बारे में ज़्यादा दे रहे हैं, तो यू गेट टू गो आइसोलेट, यू नीड टू गो फॉर सम सोल डेरिवेटिव थिंग्स जहाँ पे आपको शांति मिल पाए। नाउ स्ट्रेटजी कैसे काम करता है? बेसिकली प्रिवेंशन थ्रू द बिहेवियर चेंज, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस थ्रू अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। हमने भैया बिना बताए आपको स्क्रीनिंग करना चालू किया कि कौन सा बंदा मेरे यहाँ, मेरे फैक्ट्री में, मेरे ग्रुप में, मेरे कलीग्स में कौन सा बंदा स्ट्रेस में है, कौन सा बंदा बीपी पहले से है, किनको डायबिटीज़ है। तो हमने अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग किया टाइम पे, अपॉर्चुनिटी निकाल के मैनेजमेंट करना चालू किया उस केस का। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो भैया जैसे जिसको बीपी हाई है उसको हम ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम देंगे नहीं, ताकि वो स्ट्रेस रिड्यूस रह पाए और इफेक्टिविटी ज़्यादा दे पाए। सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, टाइम पे हमने इवेल्युएट किया, मॉनिटर भी किया, इवेल्युएशन किया। अब एग्जिस्टिंग प्रोग्राम कंपोनेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये क्या कहता है? मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखने के लिए कहता है एक्टिविटीज अंडर द NPCDC एट वेरियस लेवल। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कहाँ देखते हैं? नेशनल NCD सेल में देखेंगे, स्टेट का होगा और डिस्ट्रिक्ट का होगा यही सेल। सब सेंटर पे हम बात करते हैं तो एक CSC के ऊपर दिखेगा हमें, CSC के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल।
ये इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट था मुझे यहाँ पे क्योंकि आपसे एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आपको पता नहीं चल पाता है वही कॉमन चीज़ है, कुछ नया नहीं है, बट एटलीस्ट यू नीड टू रिन्यूमरेट व्हाट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है, दिस इज द डायग्राम शोइंग अबाउट द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सब सेंटर, CSC जहाँ पे NCD क्लिनिक होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे NCD क्लिनिक का बड़ा सेल होता है, जहाँ पे आपको हेल्प आउट होता है, एंड टर्सरी लेवल ऑब्वियसली द मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है ना, सब सेंटर पे हम देख लें जल्दी से क्या है लिखा हुआ। हेल्थ प्रमोशन फॉर बिहेवियर चेंज करते हैं, ऑपरेशन स्क्रीनिंग करते हैं, एंड रेफरल फॉर सस्पेक्टेड केस टू CSC। में हम बात करेंगे तो प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन इंक्लूडिंग काउंसलिंग, अर्ली डायग्नोसिस थ्रू क्लिनिकल लैब एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन CVD जैसे डायबिटीज एंड स्ट्रोक के केसेस हैं उनको हम लोग काउंसलिंग करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे ताकि वो रिगेन कर पाएँ। होम बेस्ड केयर बेड रिडन पेशेंट को देंगे, रेफरल टू डिफिकल्ट केसेस टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड द हायर हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, नाउ हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, CVD एंड स्ट्रोक एंड कैंसर का पेशेंट देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कराते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस करते हैं, फॉलो अप एंड द केयर ऑफ बेड रिडन केसेस, रेफरल ऑफ डिफिकल्ट केसेस टू द हायर हेल्थ फैसिलिटी एंड हेल्थ प्रमोशन फॉर द बिहेवियरल चेंज। जो भी बिहेवियरल चेंज के लिए हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, फुल फोकस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमें एक भी पेशेंट हमने बचाने में कामयाबी मिली तो उससे दूसरे लोगों को मदद मिलती है, बूस्टअप मिलता है। टर्सरी कैंसर केयर में हम क्या करते हैं, हर तरह का पैलेटिव मिनिमल केयर देते हैं, ऐसे सर्जरी करते हैं एंड रिहैब करते हैं पेशेंट को ताकि वो आगे हिम्मत से बढ़ पाए। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन विद NRHM, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ हम क्या करते हैं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी होती है आपकी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है एंड टेक्निकल रिसोर्स ग्रुप होते हैं, जहाँ पे कैंसर कंपोनेंट को हम लोग चेकआउट करते हैं, CVD डायबिटीज एंड स्ट्रोक के ऊपर फोकस करते हैं। इनिशिएटिव जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, क्या लेती है, टेस्टिंग फॉर द हेवी मेटल इन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि आपके पीने के पानी में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम स्क्रीन किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा पीने का पानी मिल पाए और एक आप फ्रूटफुल लाइफ जी पाएँ। यदि कार्सिनोजन सब्सटेंस हेवी मेटल्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटी होना चालू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम RO इन वेरियस विलेजेस एंड स्टेट्स, मास कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैंप बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन हो गया है आज की तारीख में, ये हर जगह करते ही करते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, अब पेस्टिसाइड कंजम्पशन जो है आपके यहाँ पे हैज डिक्लाइन टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, 2006 से 2007 में के बीच में जो कंजम्पशन था पेस्टिसाइड का वो 2010 से 2011 के बीच में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ, मगर नाउअडेज ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। नए सीड्स दिए जाते हैं गुणवत्ता वाले ताकि मिनिमम में मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिख पाए। मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स व्हिच आर वेरी इंजूरियस एंड हैव बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सम पेस्टिसाइड्स हैज ऑलरेडी बीन रिफ्यूज, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने पेस्टिसाइड करा रखा है उनको हमने डिक्लाइन कर दिया है। फार्मर्स ट्रेनिंग कैंप कंडक्ट करते हैं हम लोग विलेजेस में ताकि वो अच्छे से कर पाएँ। नाउ हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं कैंसर का, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं मैमोग्राफी। ये वर्ड प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, वर्ड मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में क्या करते हैं, स्कैन करते हैं दोनों ब्रेस्ट का, जो कि एक सिविल हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश होता है। हर जगह के सिविल हॉस्पिटल में होना जरूरी नहीं है, जहाँ पे कैंसर केस ज़्यादा होते हैं, या फिर सिटी सेंटर में, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जो सिविल हॉस्पिटल होता है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश रहता है। ठीक है, तो हम मैमोग्राफी से डायग्नोसिस करते हैं। सबसे जो कॉमन कैंसर है अपने यहाँ पे इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर, उसको, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर हम बात करते हैं रजिस्ट्री प्रोग्राम के बारे में, जो कि ICMR द्वारा फंडेड होता है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं भाई, हम मेनली देख लेते हैं, जो कि 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री होता है, हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री में हम लोग जनरेट ऑथेंटिक डाटा चेक करते हैं कि भैया सच में कैंसर का पेशेंट है, जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, जो आप ले रहे हैं वो क्या सच में आपके लिए फ्रूटफुल है, या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं आपके समय समय पे जो कैंसर रजिस्ट्री में जो आप अपना एंट्री कराते हैं उससे। प्रमोट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन कैंसर एपिडेमियोलॉजी, एक एपिडेमियोलॉजी की तरह से हम लोग पढ़ते हैं। बीइंग अ कम्युनिटी मेडिसिन में हम जब बात करेंगे
तो हर एस्पेक्ट को हम देखते हैं, किस एरिया में कितने लोग किस कैंसर से ज़्यादा पीड़ित हैं, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उस वाले पार्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ये जो मेन पार्ट फोकस करने का है, यही मेन चीज़ है जो कि आपके गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को एंड रेसिप्रोकेशन को, आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करने में मदद करता है। हर जगह हमने बात करें तो बहुत जगह फ्री ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड फ्री कैंप्स लगाए गए। मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष सोसाइटी, जो कि इनिशिएटिव रहा बहुत शुरू से, स्कूल चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कैंसर आर प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। ब्रैकेथेरेपी मशीन हैज बीन इंस्टॉल्ड एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, रेडियोथेरेपी मशीन हर जगह डाले गए। तो धीरे धीरे ये करते क्या गए, आपके एरियाज को स्टडी करते गए एंड टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ पे जो मशीन्स थी वो इंस्टॉल करते गए, ताकि आपको हेल्थ प्रमोशन मिल पाए, अच्छी फैसिलिटी मिल पाए, ताकि आप अच्छे से अपने आप को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ पाएँ। सो इन सब चीज़ों में मेन खास बात क्या है, एजुकेशन है जो हमें देखना पड़ता है, इंफॉर्मेशन होता है, फाइनेंस होता है, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं एंड फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है ये इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। हम चैलेंजेस को देख लेते हैं। डबल डिजीज बर्डन हो गया है समय के साथ साथ, नहीं हाँ करते हुए भी। यूनिवर्सल कवरेज एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हो गया है। हम अपने आप को अम्ब्रेला कवर NRHM का जो प्रोग्राम है उसके अंदर इनरोल कर चुके हैं, ताकि एक अम्ब्रेला जैसे काम करता है, हर विंग पे हर एक 7 पॉइंट्स पे वर्टिकल इंटीग्रेशन होके एक दूसरे को फायदा मिल सके। लो गवर्नमेंट बजट फॉर द हेल्थ, हाई आउट फॉर द पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर द हेल्थ एंड लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज ऑन पेपर ओनली, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है आज की तारीख में। 12th प्लान प्रपोजल जो हम बात करते हैं, ये एक थोड़ा सा डीप वाला पार्ट है, इसको हम लोग सुपरफिशियली देख लेते हैं। थ्रस्ट ऑन द हेल्थ प्रमोशन होता है, स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर, PSCs including under the program, screening for common cancers, CSC and above, cardiac care unit, intensive care unit in at least 25% of district hospital where feasible, linkage with the medical colleges and mentoring district to provide outreach and referral services. हेल्थ प्लान 2 के बारे में बात करें तो अर्बन हेल्थ चेकअप स्कीम, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाई फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है आपके समय पे। जब तक आप 10-15 साल सफ़र करके बढ़ रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिटोरिएट कर रही होती है, तो इसलिए हमारे लिए प्राइम टारगेट एंड प्राइम फोकस में बात पहुंच जाता है। नाउ हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की। The M&E of activities of any program are prerequisite to the for successful implementation, जहाँ की प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर एडवोकेसी, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड रीप्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम। कहीं ना कहीं प्रोग्राम और पॉलिसी जो बनाया आपने सक्सेसफुली रन कर रहा है मान लिया, मगर कहीं भी ब्रेकडाउन होता है उसका, कहीं भी इफेक्ट दिखता है, तो उसके ऊपर एडवोकेसी की जाती है, पॉलिसी बनाया जाता है एंड रीप्लानिंग की जाती है प्रोग्राम की। और जब रीप्लानिंग होती है प्रोग्राम की, उसमें क्या देखते हैं, वेरियस एस्पेक्ट देखते हैं, कैसे वो काम करेगा कैसे नहीं करेगा। ठीक है, जो टारगेट 2025 तक हमारे करंटली अंडर कंसिडरेशन WHO के द्वारा क्या है, 25% द रिलेटिव रिडक्शन इन द मॉर्टेलिटी फ्रॉम 4 की डायबिटीज़ जो है अभी जो करंट सिनेरियो में 10% रिलेटिवली रिड्यूस करना है हमें। टोबैको स्मोकिंग कंजम्पशन 40% रिलेटिवली रिड्यूस करना है। ये कैसे होगा, उसका प्राइस लिमिट कर दीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए, तो इस कारण से आपको हेल्प मिल सकता है। अल्कोहल इनटेक बढ़ जाएगा पब्लिक में, तो उसमें आप कैसे कंट्रोल करेंगे, 10% आपको डाउन करना है उसका पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से, तो आप रेट बढ़ा सकते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज बना सकते हैं। डाइटरी सॉल्ट इनटेक, जितना भी आप नमक शक्कर लेते हैं उसका हाफ स्पून कर दें डेली का। ओबेसिटी को हाफ द राइज इन प्रेवलेंस, जो प्रेवलेंस दिख रहा है हमें मार्केट ट्रेंड में उसको एकदम हाफ करना है। ब्लड प्रेशर 25% रिडक्शन करना है, जो कि दिख रहा है हमें। सो दीज आर द वेरियस टारगेट विच यू नीड टू कंसिडर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट NCDs। तो एक लास्ट पॉइंट जो हमारा है, टेक होम पॉइंट्स, जो आप एंड ऑफ द समराइज जो हमारा है, मेजर पब्लिक हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चैलेंजेस टू द डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी में मेन NCD का रोल रहा है। एफोर्डेबल सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, हर जगह एग्जिस्ट करता है टू प्रिवेंट 40 to 50% ऑफ प्रीमैच्योर डेथ फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से किसी की मौत ना हो, हम जितना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज शुड बी नो लॉन्गर बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्लोबल डिस्कशन ऑन द डेवलपमेंट
WHO is establishing Global Non-Communicable Disease Network (NCD-NET) to promote collaborative action to support developing countries in addressing non-communicable diseases. जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम बात करते हैं, जो भी हम एस्पेक्ट देखते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स देखते हैं, इनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो इनसे मरने वाले का जो डेथ रेट हम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर पाएँ और उसको हम फ्रूटफुली एक अच्छे आयाम पे डिस्कवर कर पाएँ. So that's for today regarding the NCT program. There are various things which you need to understand. आपने हर छोटे छोटे NCT programs देख रखे हैं. Hope for the next we will discussing some more important topic. Till then, take care. Bye bye. Feel free to discuss any query if you have. Write in the comment section and do let us know. Thank you. Take care.